नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। यह सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर लगाएं और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा एक सामान्य बात है, तो भैया ये तो गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम एक सामान्य बात है, नहीं मेरे भाई। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, गलत है। लेकिन ऑप्शन सी में कहा गया है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल सही है भैया। जो दहेज है और बाल श्रम है ये दोनों सामाजिक बुराइयां हैं, जिसका प्रमुख है रीजन है अशिक्षा एवं गरीबी। ओके, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मीनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए भाई, मीनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा होता है, पारा जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, ठीक है। और यह जो बीमारी है मीनी माता रोग, यह सबसे पहले जापान के मिनी माता खाड़ी के आसपास के लोगों में देखी गई थी, इसी वजह से इसको मिनी माता रोग कहा गया। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? भैया जो एस्किमो जनजाति है, बताना है अपने घर का जो निर्माण है बर्फ से क्यों करती है। तो देखिए भाई, थोड़ा समझ लो इसको। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है, मतलब जहां पर ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जनजाति निवास करती है। यह अपने घर है बर्फ से बनाती है, इसके घर को कहा जाता है इग्लू। और यह अपने घर का निर्माण बर्फ से इसलिए करते हैं भाई, जिससे बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा है वह अंदर की गर्मी को बाहर की से जाने से रोकती है, जिसकी वजह से घर के अंदर गर्मी का एहसास होता रहे। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से अंदर गर्मी का एहसास होता रहता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमिन। तो देखिए भाई, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट भैया, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो बताइए वह क्या पढ़ाना चाहता है। देखिए यहां पर क्या है, आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर। तो भैया हम सभी जानते हैं ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, अर्थात जो शिक्षक है वह कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। भैया जो हमारा पीने का पानी होता है, इसमें यदि रोगाणु होते हैं तो उनको हम नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशक डालते हैं। तो बताना है कौन से रोगाणुनाशक हम पीने के पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने में डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो भाई मेरे यहां पर राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4,
होता है कभी कभी एग्जाम में कि हिंदी नाम ना देकर उसका रासायनिक सूत्र दे दिया जाए, तो इसको ध्यान रखना। और क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं भाई हम प्रश्न क्रमांक 127 पर। भूकंप किससे मापा जाता है? तो भैया हम सभी जानते हैं भूकंप को मापा जाता है सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ में रिएक्टर स्केल का यूज होता है, तो यहां पर रिएक्टर स्केल दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है इसकी जगह पर सीस्मोग्राफ दिया जाता है, तो भैया बात एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भैया प्राकृतिक आपदा होती क्या है? देखिए भाई, प्राकृतिक असंतुलन की वजह से घटित होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात, ये क्या है? प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, ठीक है। तो भैया ये तो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये भैया प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह है मानव जनित आपदा होगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? भैया हम सभी जानते हैं जो अम्ल वर्षा है यह पेड़ पौधों, जंतु व ऐतिहासिक इमारतों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और अम्ल वर्षा की वजह से ही जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए भैया अम्ल वर्षा में क्या क्या उपस्थित होता है? तो HNO3 और H2SO4 ये दोनों उपस्थित होते हैं। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था भी कि एग्जाम में क्या होता है, हिंदी नाम ना देकर उसका सूत्र दिया जाता है। तो यहां पर जो H2SO4 है ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 है नाइट्रिक अम्ल। इसलिए आपको इनका ज्ञान होना अनिवार्य है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो भैया हम सभी जानते हैं जो ओजोन परत है भैया इसकी मोटाई को डायवर्सन यूनिट में मापा जाता है। और यदि कहीं पर ओजोन परत की जो मोटाई है भैया 200 डायवर्सन यूनिट से कम होती है तो वहां पर छिद्र की संख्या दी जाती है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। क्योंकि उससे भैया क्या है, हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। चलिए निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ध्यान देना, प्रश्न में कहा गया है खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए भाई, खरीफ की फसलें होती क्या है? जो फसलें जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं उनको कहा जाता है खरीफ की फसल। जैसे चावल, मक्का, गन्ना, ये क्या है भैया? चावल, गन्ना, मक्का, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो गेहूं है भैया ये खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, रबी की फसलें भैया अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग हैं? तो बैगनी और नीला, काला और सफेद, हरा और पीला, या फिर लाल और संतरी। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन सी के साथ जाएगा, काले और सफेद में देखते हैं, ठीक है। और भैया मेरा उद्देश्य होता है आपको कम समय में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए मैं प्रश्न के बारे में बहुत कुछ आपको बताता हूं जिससे आपको और भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। और बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं करता हूं। चलिए, किस वर्णक की उपस्थिति की वजह से पौधे हरे होते हैं? आप लोगों ने देखा है जो भैया पौधे हैं ये हरे क्यों होते हैं भाई? तो भैया पौधों में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो
क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसकी वजह से पौधे हरे होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं, अन्य नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहां क्या बोला गया भाई, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। बताइए पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है, डीजल, लकड़ी, गैस या फिर केरोसिन। तो देखिए भाई, हम सभी जानते हैं यहां पर देखिए जो डीजल है, लकड़ी है और जो केरोसिन है, यदि इनका दहन होगा तो इनसे क्या है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होगा, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा। ठीक है, तो भैया लेकिन जो गैस है, गैस से इनकी अपेक्षा ना के बराबर वायु प्रदूषित होगा, इसलिए जो गैस है इसको एक सुरक्षित ईंधन माना जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहां पर विकल्प दिए हुए हैं, तो पहले हम इनको मिलाते हैं। देखिए भैया जो कुम्हार है, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी की सहायता से मिट्टी की चीजों का निर्माण करता है, तो पहले का भैया चौथे से हो जाएगा। लोहार क्या करता है, लोहे की सहायता से लोहों की चीजों को बनाता है, तो दूसरे का तो सामने ही लिखा है। राजगीर क्या करता है, राजगीर भैया भवन निर्माण करता है, तो सी का तीसरे से हो जाएगा। और दर्जी क्या करता है, कपड़े की सिलाई करता है। अर्थात यहां पर क्या है, पहले का चौथे से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का 1 से, मतलब 4 2 3 1। तो 4 2 3 1 हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। ध्यान रखिए यहां पर विश्व की पहली महिला की बात की गई है, ना कि भारत की। तो भैया वो कौन थी, उनका नाम था वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना यह कौन से देश की थी। ठीक है, और यदि यहां पर पूछा जाता अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वहां पर नाम लिया जाता कल्पना चावला का। ठीक है, लेकिन यहां पर विश्व लेवल की बात की गई थी। चलिए, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को खालिस्तान के नाम से बुलाया गया था। जो भारत का मंगल ग्रह अभियान था, बताइए इसको किस नाम से बुलाया गया था। BROMIS, MOM या फिर DAD। तो ध्यान रखना, भारत का जो प्रसिद्ध है मंगल ग्रह अभियान था, इसको बुलाया गया था MOM, मतलब मोम के नाम से बुलाया गया था। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए मोम का मतलब क्या होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, इसकी घोषणा 23 नवंबर 2008 को इसरो के अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। केरल में फसल पकने या कटने की खुशी में कौन सा क्या मनाया जाता है, बैसाखी, ओणम, पोंगल या फिर बिहू। तो यहां पर ध्यान रखना, केरल में फसल कटने या पकने की खुशी में ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। इस त्योहार में क्या होता है भाई, नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं।
और जिन साथियों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे मुझे मनोबल मिलता है और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया भाई तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए यहां पर क्या कहा गया भैया, देखिए बोला गया है भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। तो भैया हम सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है ये उपजाऊ है, कृषि के लिए कैसी है, उत्तम है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल क्या है, अधिक होती है। अर्थात जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो भाई मेरे ध्यान रखना जो हमारा मध्य प्रदेश है जो भारत के मध्य में है इसको भैया 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। ये आ गया है पेडागोजी का क्वेश्चन। चलिए प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। बताइए आप लोग प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता या फिर पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो भैया मेरे जब भी ईवीएस की बात की जाती है तो इसमें क्या है भाई, आपको हमेशा ऐसी सामग्री का चुनाव करना होता है जो खोजने के अवसर प्रदान करती हो। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। देखिए दृश्य सामग्री वे होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और श्रव्य सामग्री वे होती हैं जिनको हम सुनते हैं। जैसे हम कहें श्रव्य सामग्री में रेडियो, रेडियो क्या है भैया हम सुनते हैं देखते नहीं हैं। और यहां पर क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की गई है, मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो भैया वो क्या है, टेलीविजन। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है टेलीविजन हो गया, फिल्में प्रोजेक्टर हो गया, ये क्या है भैया दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। इनसे क्या होता है बच्चों का मनोरंजन भी होता है इन सामग्रियों से और बच्चों में क्या है रुचि पैदा होती है और बच्चे क्या है आसानी से समझ भी जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है, बिल्कुल भैया होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल भैया। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर बोला गया भाई समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ध्यान रखना यहां पर क्या कहा गया है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों का आपको व्यक्तिगत विशेषताओं का उनका आकलन करना है। तो बताइए क्या होगा सबसे उपयुक्त, निर्धारण मापनियां, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। तो भाई मेरे यहां पर सबसे अच्छा होगा दत्त कार्य जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है क्योंकि दत्त कार्य में जो बच्चे हैं ये स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिन पर भैया ना तो शिक्षक का ना अन्य बाह्य कारकों का दबाव होता है। इसी वजह से जो बच्चे हैं अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पना को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं जिससे उनका आकलन आसानी से हो सकता है। ठीक है चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो भैया ईवीएस की कक्षा में क्या क्या होता है? तो देखिए ईवीएस की कक्षा में क्या होता है? चित्र खींचना, भ्रमण करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, खेल खिलाना, इस तरह से क्या होता है, एक कक्षा में शिक्षण आधारित गतिविधियां होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इन गतिविधियों से क्या होता है भाई, जो शिक्षण है वह प्रभावशाली बनता है तथा छात्र रुचि भी इसमें लेते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट बोला गया है यहां पर निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो भाई आप सभी को पता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 146 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, जरा सोच समझकर आंसर करना भाई लेकिन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट में क्या कहा गया है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। हर बार भैया हर वीडियो में बोला है मैंने, ऐसा प्रश्न भैया एग्जाम में जरूर आएगा जिसमें बोला जाएगा उद्देश्य नहीं है, तो उसमें इसी तरह के ऑप्शन आपको अधिकांशतः मिलते हैं। यहां पर याद करने की बात की गई है भाई, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। और क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सुझाव है आपका तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपके वीडियो में इस तरह की कमी है तो आप इसको भी पूरा करें। चलिए यहां पर क्या कहा गया भाई, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, या फिर बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या फिर विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करना। तो भाई मेरे जब सामाजिक भावना का विकास करने की बात की जाती है बच्चों में, तो वहां पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए यहां पर क्या बोला गया भाई मेरे, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक या फिर आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल। अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए प्रश्न ध्यान से समझना, फिर आप इसका आंसर देना। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की दक्ष क्षमता क्या कहलाती है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, ग्राफिक कौशल, या फिर स्थिति कौशल? तो देखिए भाई दिशात्मक कौशल में क्या है, केवल आपको दिशाओं का ज्ञान होगा। ठीक है, यहां पर लेकिन क्या है, दूरियां भी हैं साथ में। स्थिति में क्या है, मात्र स्थिति का ज्ञान होगा। ठीक है, ग्राफिक भी नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो करेक्ट आंसर है भाई मेरे वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल या फिर मैपिंग स्किल कहलाती है। जैसे भैया देखिए, यदि आप लोगों ने देखा कोई चित्र आपको दिया है, उसमें आपको दिशा भी दी रहती है इस तरह से, और उसमें क्या है, उसमें स्केल भी लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दर्शाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि आप
चित्रण कौशल सही है तो आप इन सभी का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और भैया क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।